भोपाल में फूड लाइसेंस को लेकर प्रशासन सख्त है। एमपी नगर में एटमॉस्फेयर रेस्टोरेंट सील कर दिया गया है। बिना फूड लाइसेंस के रेस्टोरेंट चल रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग ने ये कार्रवाई की है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। फूड लाइसेंस को लेकर भोपाल में प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और एमपी नगर स्थित एटमॉस्फेयर रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। बिना फूड लाइसेंस के रेस्टोरेंट को चलाया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। बता दें, बिना फूड लाइसेंस के ही इस रेस्टोरेंट को चलाया जा रहा था, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती बरती और इसके साथ ही आपको बता दें, फूड लाइसेंस को लेकर सख्ती बरतते हुए एटमॉस्फेयर रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। और इसी पर हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम जी, हम कार्रवाई देखने को मिली है राजधानी भोपाल में। फूड लाइसेंस ना होना, कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं और इस बार एक बड़े रेस्टोरेंट पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सबसे गंभीर बात यह है कि रेस्टोरेंट पहले भी सील किया गया था, उसके बावजूद अपनी मर्जी से इस रेस्टोरेंट को चालू कर दिया गया था। ये उससे बड़ी गंभीरता है। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि क्या मिला, तो मिलने में जो सब कुछ खुला हुआ था, सब कुछ अनहाइजीनिक कंडीशन में बन रहा था, ये उससे भी ज़्यादा गंभीर है। अब जो प्रशासन है वही यही सख्ती कर रहा है कि गर्मी का मौसम है, ऐसे में अनहाइजीनिक फूड लोगों को बीमार कर सकता है, स्वास्थ्य से बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। इसीलिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया और ये कार्रवाई लगातार चलने वाली है अब। और बहुत सारे रेस्टोरेंट हम देखते हैं अनहाइजीनिक कंडीशन में लोगों को बीमार करने का काम कर रहे हैं, राजधानी हो या प्रदेश के दूसरे जिलों हो। जी बिल्कुल श्याम जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, फूड लाइसेंस के बिना इस रेस्टोरेंट को चलाया जा रहा था, जिस पर प्रशासन ने शिकंजा कसते हुए कार्रवाई की है। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यूपी में चुनावी प्रचार जारी है। आज फिर सीएम डॉक्टर मोहन यादव उत्तर प्रदेश में प्रचार करने जा रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव श्रावस्ती लोकसभा की गैसटी विधानसभा के पचपेड़वा पहुंचकर पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यूपी में कर रहे हैं चुनावी प्रचार और आज फिर सीएम डॉक्टर मोहन यादव उत्तर प्रदेश में प्रचार करने जा रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव श्रावस्ती लोकसभा की गैसटी विधानसभा के पचपेड़वा पहुंचेंगे, पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। और आपको बता दें, इससे पहले भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव छत्तीसगढ़, बिहार, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में प्रचार के लिए जा चुके हैं। ये 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देश भर में मोहन, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि आपको बता दें कि अन्य राज्यों में भी चुनावी प्रचार करने पहुंच रहे हैं। लगातार मध्य प्रदेश के अलावा उनके अन्य राज्यों में चुनावी दौरे बीते दिनों भी देखे गए और अब आज फिर एक बार आपको बता दें, यूपी जाने वाले हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम जी, हमने देखा कि मध्य प्रदेश में तो लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चुनावी प्रचार करते नजर आए। कई नामांकनों में भी वो शामिल हुए, हर क्षेत्र को लगभग उन्होंने कवर किया। लेकिन मध्य प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी लगातार पहुंच रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा रितु आपने। भाजपा की रणनीति है कि जिन प्रदेशों में चुनाव हो चुके हैं, वहाँ के जो कद्दावर चेहरे हैं, उनको अब दूसरे राज्यों में प्रचार में जुटाया जाए, जिसमें सबसे शीर्ष नाम, बड़ा नाम जो है डॉक्टर मोहन यादव हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय हैं, जिनको लगातार उन जिलों में, उन राज्यों में भेजा जा रहा है जहाँ पर वोट बैंक है, क्योंकि जातिगत राजनीति होती ही है। तो इधर मोहन यादव को उत्तर प्रदेश में यादवों को साथ में भेजा जा रहा है, उधर साय को उड़ीसा भेजा जा रहा है, आदिवासियों के बीच भेजा जा रहा है, ताकि उनको जो है लक्ष्य किया जाए, उनको मतदान के लिए प्रेरित किया जाए, उनको फेवर में लिया जाए। जी बिल्कुल श्याम जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में और लगातार यूपी में भी देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। तो आज जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव यूपी में चुनावी प्रचार करेंगे, तो वहीं कल उन्होंने झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परिवारवाद पर प्रहार किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कृष्ण की परंपरा का योद्धा और नेता बताया। क्या है झारखंड का मोहन यादव कनेक्शन, इस रिपोर्ट में देखिए। एमपी में भी चौथे चरण के चुनाव होने के बाद नेताओं के हाथ में दूसरे राज्यों की कमान है। वो कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके बीजेपी को दूसरे राज्यों में मजबूत किया जाए। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इन दिनों दूसरे राज्यों के दौरे पर हैं। गुरुवार को वो झारखंड के कोडरमा पहुंचे, जहां एक दिन पहले विपक्षियों की सभा भी हुई थी।
मोहन यादव ने विपक्षियों की सभा होने के कारण कहा कि जगह अपवित्र हो गई है। मुझे मालूम है कि कल हमारे विरोधी दलों की सभा इसी स्थान पे हुई थी, लेकिन जैसे अपवित्र चीज को पवित्र करने के लिए गंगा जल छिटकना पड़ता है, ऐसे आपके सबके यदुवंशियों के चरण धरे तो सारी की सारी चीजें अपवित्र से पवित्र हो जाती है। मैं ये पक्का गारंटी ले सकता हूं। मोहन यादव ने कहा कि कृष्ण के बाद मोदी हैं जिन्होंने दुश्मन के घर में घुसकर उसको मारा है। आपने 2014 में वोट दिया और वोट क्या दिया? आपने नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करके जो कमल खिलाया कि दुश्मन के घर में जाकर के मार करके ठिकाने लगाया कि नहीं लगाया? अपने कंस को घर में घुस के मारा था 5000 साल पहले। कंस बहुत ताकतवर था, कितने अपराध किए, वसुदेव देवकी दोनों को जेल में डाल दिया। कुर्सी के लिए क्या क्या करते हैं लोग, ये उस समय का भी उदाहरण था। लेकिन एक यदुवंशी ने सारे कष्टों को एक झटके के साथ हाथ के मुक्के से मार करके कंस का अंत किया था। हमारे लिए वो रिकॉर्ड भी याद है। सीएम यादव ने परिवारवाद पर निशाना साधते हुए कहा कि सालों से सिर्फ एक ही परिवार का बोलबाला था, लेकिन पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास किया। और लोकतंत्र में हरेक को खड़े होकर के वो मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, एक ही परिवार का बनेगा तो क्यों बनना चाहिए? और परिवार के बनते तो ये गलतियां होती कि नहीं होती? आप बताओ, 1000 करोड़, अरे नोट की मशीनें खराब हो गई गिनते गिनते। ये बेईमानों को शर्म नहीं आ रही? ये सारे इतना झारखंड को बदनाम कर रहे हैं। कोई नौकर के पास मिल रहा है, कोई चाकर के पास मिल रहा है। और तो और पहली बार ऐसा हुआ, आपके तो मुख्यमंत्री अंदर चले गए। बताओ ये कौन सी दुनिया? सीएम यादव ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और केजरीवाल पर भी सवाल उठाए। और एक बड़े वाले और दिल्ली में जो आए तो जमानत पे, लेकिन क्या कह रहे हैं? अगर आप मुझे वोट नहीं दोगे तो मुझे फिर जेल भेज देंगे। अरे कर्म ही ऐसे तो करते भैया कि जेल जाना पड़े, जरा समझाओ तो सही इनको। काम ऐसा करोगे और जेल जाने से डरोगे? सीएम यादव लगातार ऐसे दौरे कर रहे हैं और माना जा रहा है कि यादव वर्ग से आना एक बड़ा कारण है कि उनको उन लोकसभा क्षेत्र में भेजा जा रहा है जहां यादव वोटर्स ज्यादा हैं। बीजेपी के संगठन की खास बात यह है कि वो क्षेत्रवाद और परिवारवाद से बाहर निकलकर पार्टी के लिए काम करते हैं, जिससे कई किलोमीटर दूर बैठे नेता भी एक दूसरे के प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव तो संपन्न हो गए हैं, लेकिन इसके बाद प्रदेश में उपचुनावों की चर्चा भी शुरू हो गई है। कुछ सीट तो विधायक के सांसद बनने से खाली होंगी, तो कुछ सीटों पर कांग्रेस के विधायकों के पाला बदलने से चुनाव की चपेट में आ जाएंगे। किन सीटों पर लोकसभा चुनाव के बाद हो सकते हैं उपचुनाव और कौन हो सकते हैं संभावित उम्मीदवार, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। 29 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। परिणाम आने के बाद एक बार फिर से मध्य प्रदेश के नेता उपचुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव 3 सीटों पर तो तय माना जा रहा है। साथ ही चुनाव लड़ रहे विधायक अगर सांसद बन गए तो उपचुनाव वाली सीटों की संख्या बढ़ सकती है। शिवराज जीते तो बुधनी से चुनाव लड़ेंगे कार्तिकेय। विदिशा से यदि शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीतते हैं तो बुधनी विधानसभा पर चुनाव होगा। तो सवाल यह है कि क्या शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को टिकट मिलेगा या किसी नए चेहरे को मौका दिया जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो इसे शिवराज के गढ़ का हस्तांतरण माना जाएगा, यानी आलाकमान के लिए उम्मीदवार का चयन मुश्किल होगा। 3 सीटों पर तय है उपचुनाव। विधानसभा चुनाव जीतने वाले 3 कांग्रेस विधायकों ने कुछ दिन पहले ही पाला बदला है। तीनों ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। अमरवाड़ा, बीना और विजयपुर में लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव होंगे। हालांकि रामनिवास रावत ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन जल्द ही वो इस्तीफा दे देंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। विधायक भी लड़ रहे लोकसभा का चुनाव। मंडला लोकसभा सीट से कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम चुनाव लड़ रहे हैं।
मरकाम डिंडोरी से विधायक हैं। उधर उज्जैन लोकसभा से तराना विधायक महेश परमार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। शहडोल से पुष्पराजगढ़ विधायक कुंदेलाल मार्को मैदान में हैं। सतना लोकसभा सीट से कांग्रेस ने विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को चुनाव लड़ाया है। भिंड से कांग्रेस के उम्मीदवार फूल सिंह बरैया हैं, जो कि भांडेर से विधायक, यानी इन उम्मीदवारों ने चुनाव जीता तो उपचुनाव फिर होंगे। मिलाकर 7 ऐसी सीटें मानी जा रही हैं जिन पर उपचुनाव हो सकते हैं। इसके अलावा अगर राज्यसभा की बात की जाए तो दिग्विजय सिंह वाली सीट और इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया वाली सीट पर भी राज्यसभा के लिए उपचुनाव तय माने जा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान के प्रभाव वाले क्षेत्र बुधनी, जहां से वो विधायक हैं, अगर वो विदिशा से लोकसभा जीतते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें केंद्र में स्थान मिलेगा। और ऐसे में बुधनी से किसे प्रत्याशी बनाया जाएगा ये अहम होगा। क्या उनके बेटे कार्तिकेय को ही पार्टी प्रत्याशी बनाएगी या किसी दूसरे नाम पर विचार करती है? उधर उपचुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस क्या कुछ कह रही है, ये भी सुन लीजिए। अब ये दिलचस्प होगा कि जो पार्टी परिवारवाद के खिलाफ नारा लगाती रही है वो किसको टिकट देगी बुधनी में, ये देखना दिलचस्प होगा। अब उपचुनाव में प्रत्याशी कौन होगा ये भाजपा में नेतृत्व तय करता है, भाजपा का संगठन तय करता है। अब परिवारवाद के आधार पे तो कोई भाजपा में टिकट मिलते नहीं है। भाजपा में तो उस व्यक्ति को टिकट मिलता है जो जनता के बीच में सक्रिय रहता है, समाज सेवा करता है, जन सेवा करता है, भाजपा के लिए काम करता है, जनता के लिए तत्पर रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को भाजपा संगठन जो जनता की पसंद होगा, जनता में लोकप्रिय होगा, टिकट देगी। यानी लोकसभा चुनाव के बाद कई सीटें विधानसभा में खाली हो जाएंगी। 4 जून के बाद स्थिति और साफ हो जाएगी। मध्य प्रदेश में अभी चुनाव का शोर कुछ सीटों पर कुछ महीनों के बाद फिर से सुनाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने जबलपुर में एक विवादित बयान दिया और कहा कि हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करें। उन्होंने कहा है कि अन्य धर्म के लोग परिवार नियोजन का पालन नहीं कर रहे हैं। देवकी नंदन ने कहा कि आज़ादी के बाद से हिंदू की आबादी अन्य धर्म की तुलना में 7% घटी है, जबकि अन्य धर्म के लोग परिवार नियोजन को दरकिनार कर संख्या बढ़ा रहे हैं। देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि जब तक देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बन जाता तब तक हर दंपति को 5-5 बच्चे पैदा करने चाहिए। हालांकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन भी किया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून हो तो सबके लिए हो, अदरवाइज जब तक ये कानून नहीं आता तब तक सनातनियों से कहेंगे कम से कम 5-5 हो। अभी भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें हम लोग 7 कुछ % घटे हैं आजादी के बाद से। हम घटे, बाकी सब बढ़े, बाकी कोई नहीं घटा, बाकी इस स्पीड से बढ़े और हम लोग घट रहे हैं। लगभग 8% हम घट गए। ये दुख की बात है कि सुख की बात है? और खबर है खंडवा के पुनासा से, जहां संत सिंगाजी समाधि स्थल पर आज 505वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। महाआरती के साथ इसका आगाज हो चुका है। आज यहां पर दिन भर देसी घी के हलवा बांटा जाएगा, साथ ही दिन भर भजन कीर्तन भी होता रहेगा। तो आज संत सिंगाजी का 505वां जन्मोत्सव है और इस जन्मोत्सव के मौके पर समाधि स्थल पर आज बता दें महाआरती होगी और इसके साथ ही महाआरती के साथ आगाज हो चुका है। यहाँ दिन भर देसी घी का हलवा आज बांटा जाएगा। और अब आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी। दरअसल लगातार कांग्रेस छोड़ रहे बीजेपी में जा रहे नेताओं को लेकर कांग्रेस ने वास्तु दोष को इसके पीछे की वजह बताया है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। कांग्रेस पर वास्तु दोष का साया, इसीलिए पार्टी पर खतरा मंडराया। वास्तु के चक्कर में पड़ी कांग्रेस, कार्यालय का दूसरा गेट खुलवाया। लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में एक ओर जहां बीजेपी में वोटिंग के आधार पर मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं को लगातार हार और पार्टी नेताओं के जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि कार्यालय में वास्तु दोष है और अब वास्तु के आधार पर पार्टी के दफ्तर का कायाकल्प भी किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने निरीक्षण करने के बाद एक गेट को बंद करवाकर दूसरा गेट आने जाने के लिए खोल दिया है। कांग्रेस दफ्तर की रूपरेखा में बदलाव किया जा रहा है।
और सबसे पहले अध्यक्ष ने अपने ही कैबिन से शुरुआत कर दी है। जीतू पटवारी का ये दफ्तर है और जीतू पटवारी इसी कैबिन में बैठते हैं। यहाँ के पुराने फर्नीचरों को हटा दिया गया है, नए सिरे से नई तरीके की व्यवस्था की जा रही है। जीतू पटवारी इस ऑफिस में बैठते थे, लेकिन यहाँ पे जो फर्नीचर थे ये सब पूरे हटा दिए गए हैं। इसको पूरी तरीके से रेनोवेट किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जीतू पटवारी के दफ्तर के बाहर यहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है। कई लोग तो ऐसा मानते हैं कि ये पूरी तरीके से वास्तु दोष को हटाने की कोशिश है कि किसी तरीके से कांग्रेस दफ्तर में निगेटिविटी ना पैदा हो और इसके अलावा पॉजिटिविटी पैदा की जा सके। तो वहीं कांग्रेस की इस तरकीब पर बीजेपी नेताओं ने तंज कसा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि दोष पूरे कांग्रेस में ही है। बड़े आश्चर्य की बात है कि ये कांग्रेस इस सच्चाई को क्यों नहीं समझती कि दोष उसमें है, दोष उसके नेताओं में, लेकिन हमेशा पीसीसी का वास्तु दोष दूर करने में लगे रहते हैं। इसके पहले कमलनाथ जी जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने भी वास्तु दोष दूर करने का प्रयास किया। नतीजा क्या हुआ? 116 से 66 में विधानसभा चुनाव में आ गए। अब जीतू पटवारी भी वही काम करने का प्रयास कर रहे हैं। नतीजा क्या होगा? पूरी कांग्रेस खाली हो जाएगी, अकेले रह जाएंगे। वैसे ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस वास्तु के चक्कर में पड़ी हो। समय समय पर कांग्रेस कार्यालय में कायाकल्प किया जाता रहा है, लेकिन पार्टी छोड़ते नेता और कम होते वोटिंग प्रतिशत के लिए क्या वाकई में वास्तु दोष जिम्मेदार है? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और अब खंडवा के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया जा रहा है। 600 मेगावाट के प्लांट के पहले चरण में एक खंड में 90 मेगावाट, इंधावड़ी में 88 मेगावाट और केलवा खुर्द में 100 मेगावाट क्षमता की यूनिट लगाई जा रही है। ओमकारेश्वर बांध के बैकवाटर में बन रहे 278 मेगावाट बिजली की क्षमता के 3 फ्लोटिंग सोलर प्लांट 30 जून तक पूरे हो जाएंगे। फिलहाल 2 इकाई से 98 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए टेस्टिंग चल रही है। इस प्लांट से 48 मेगावाट बिजली बनाने के लिए ट्रायल किया जाएगा। परियोजना के बैकवाटर में 600 मेगावाट क्षमता का जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया जाना प्रस्तावित है, तो जिसके पहले चरण में जो 278 मेगावाट की बिजली बनाने का जो कार्य है वो लगभग 30 जून तक पूर्ण होने की संभावना है। श्योपुर में जिला कोर्ट ने जिला प्रशासन और रेलवे को किसानों की मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि रेलवे का सामान और कलेक्टर दफ्तर के सामान को कुर्क कर राशि वसूली जाए। कोर्ट ने कहा कि मामले में रेलवे और कलेक्टर का रवैया लापरवाही भरा है। 41 किसानों ने जिला कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और कहा था कि 2022 में उनकी 56 हेक्टेयर जमीन का रेलवे लाइन के लिए अधिग्रहण किया गया था, लेकिन मुआवजे की राशि का उचित भुगतान नहीं किया गया। मान परिवर्तन रेलवे लाइन का काम चल रहा है, उसमें कलेक्टर ने जो अवार्ड पारित किया था, उस अवार्ड के विरुद्ध 41 लोगों ने हमारे माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी, जिसकी रेफरेंस कलेक्टर के द्वारा भेजा गया था। जब यहाँ पर निर्णय हुआ तो जितना मुआवजा दिया गया था उस मुआवजे को दोगुना कर दिया गया। गर्मी का मौसम यानी कि फलों के राजा आम का मौसम, लेकिन एमपी के रीवा में होने वाले आम सुंदरचा ने प्रदेश का नाम दुनिया भर में प्रसिद्ध करवा दिया। दरअसल यहाँ के सुंदरचा आम को जीआई टैग मिल गया है। इस आम की खासियत ये है कि ये बिना रेशों वाला आम होता है और इसे डायबिटीज के मरीज भी खा सकते हैं। दूसरे आमों से अलग इस आम में फाइबर बिल्कुल नहीं होता। ये आम पकने के बाद सामान्य तापमान में 9 दिन तक रखा जा सकता है और फ्रीजर में तो 30 दिन तक ये खराब नहीं होता। इस आम को केवल छू लेने से उसकी खुशबू हाथों में कुछ समय तक बनी रहती है। रीवा में लगभग आम की 237 प्रजातियां यहाँ लगाई गई हैं और इंडिया के भी हैं, इंडिया के बाहर की भी। बाहर की इन द सेंस जैसे आप मानिए कि अमेरिका का आम है, जो इरबिन सेंसेशन यहाँ का आम है, अमेरिका का, फ्लोरिडा का, वो भी यहाँ पे लगाए गए। यहाँ के जो लोकल वेराइटी सब हैं, लगड़ा, दशहरी, चौसा, फजली, सब मिला के इसका कलेक्शन टोटल हमारा 237 प्रजाति यहाँ पर लगाई गई है। उसी का हम अपने यहाँ पर मूल्यांकन करते हैं। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने एक ऐसा इनोवेशन कर दिखाया जिसे देखकर सभी हैरान हैं। अपकमिंग इंडियन कार्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने गो कार्ट तैयार की है, जिसके जरिए छात्र इस प्रतियोगिता में अपनी कार को शामिल करेंगे। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने कंपटीशन के लिए दी गई रूल बुक के मुताबिक ही गो कार्ट को तैयार किया। इंजीनियरिंग कॉलेज की 4 ब्रांच के छात्रों ने मिलकर इस हाई स्पीड कार को बनाया है। आइडिया और टेक्निक अगर मिल जाए तो हर इनोवेशन
आसान हो जाता है। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने कुछ यही कर दिखाया है। इस समय जिस कार को मैं देख रहा हूं ये गो कार्ट कहलाती है और कहते हैं कि फार्मूला 1 रेस के ड्राइवर जब अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं तो कुछ इसी गाड़ी में अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं और यह गो कार्ट कहलाती है। जो देश में कार्टिंग चैंपियनशिप होती है उसके लिए ये तमाम छात्र अपनी तैयारियां कर रहे हैं और जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने इसे बेहद कम दाम में बनाया है। ये इनोवेशन है, ये टेक्निक है और ये आइडियाज़ का एक जीता जागता उदाहरण है। हमारे साथ इस पूरी टीम के लीडर मौजूद हैं, मोहम्मद हुसैन। हुसैन, क्या ये बनाया है आपने और कैसे बना लिया? ये गो कार्ट है, इसको हमने खुद अपनी वर्कशॉप पे फैब्रिकेट किया है मटेरियल ला के। इसकी एक रूल बुक आती है, जिस कंपटीशन में हमें पार्टिसिपेट करना होता है वो एक रूल बुक हमें देते हैं। उसके अकॉर्डिंग इसकी पूरी डिज़ाइन होती है, प्रोटोटाइपिंग होती है, फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम लोग। इसे बनाने में तो काफ़ी मेहनत लगी है क्योंकि एक ऑटोमोबाइल बनाना अपने आप में ही कोई आम बात नहीं होती है और हमें लगभग अभी तक इसको बनाते हुए 6 महीने का समय हो चुका है और अभी इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग और थोड़ा बहुत इसका आउट ऑफ फैब्रिकेशन बाकी है। कौन कौन सी ब्रांच के इसमें स्टूडेंट्स लगे हैं सभी? जी, वैसे इसमें वेरियस ब्रांचेस के स्टूडेंट्स हैं। हमारी 30 मेंबर्स की पूरी टीम है जिसमें मेजरली जो कंट्रीब्यूशन है वो 4 ब्रांचेस का है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। कितना टफ है वो उसमें आप लोगों को जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो आप? सर, ये जो हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इंडियन कार्टिंग चैंपियनशिप सीजन 6 है। ये ऑल ओवर इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब अपनी गो कार्ट प्रिपेयर करते हैं, अपने हाथों से बना के वहाँ लेके आते हैं। और सर हम उन जितने भी सब है ना उन सब के बीच में कंपटीशन होता है। सर तो टफ तो बहुत रहता है बट हमारा इस बार भी प्रयास है कि हम इस बार बहुत अच्छा अपना गोल्ड मेडल ज़रूर लेके आएंगे। ये जो इन्होंने बनाया, ये जो कर दिखाया है, ये आम बात तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए हमारी पूरी तरीके से इनसे शुभकामनाएं हैं कि इस चैंपियनशिप में जरूर ये जीत हासिल करें। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार।